नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है शक्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। शक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि में शक्ति को प्रमुख तत्व के रूप में माना गया है। कैटलिन और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना। सबसे पहले हम शक्ति की अवधारणा के अंतर्गत शक्ति के अर्थ और परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। रॉबर्ट बायस्टेड ने शक्ति को बल प्रयोग की योग्यता के रूप में देखा। उन्होंने कहा शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैकाइवर शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता के रूप में देखते हैं। अर्थात मैकाइवर के अनुसार शक्ति व्यक्तियों तथा उनके व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित और निर्देशित करने की क्षमता रखती है। राजनीति शास्त्र में जॉर्ज कैटलिन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत अथवा संकल्पनात्मक संरचना का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया। कैटलिन ने राजनीति के संबंध में मैक्स वेबर की उस परिभाषा को स्वीकार किया है जिसमें उसे शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उन लोगों को जो सत्ता में हैं प्रभावित करने की प्रक्रिया बताया गया है। कैटलिन के अतिरिक्त शक्ति की संकल्पना का सबसे विस्तृत विश्लेषण हमें लासवेल और कैटलिन की रचनाओं में मिलता है। लासवेल ने भी राजनीति विज्ञान को प्रभाव एवं प्रभावशाली के अध्ययन के रूप में देखा। वे लिखते हैं कि शक्ति की संकल्पना संभवतः समस्त राजनीति विज्ञान की मूल संकल्पना है। राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ है शक्ति को आकार देना, शक्ति वितरण करना अथवा शक्ति का उपयोग करना। लासवेल यह नहीं मानते कि शक्ति के प्रयोग का आधार हमेशा ही हिंसा होता है। शक्ति का आधार विश्वास, निष्ठाएं, आदत और निष्क्रियता भी उतना ही हो सकते हैं जितना कि हितों की खोज। अर्थात लासवेल का मानना था कि यह जरूरी नहीं है कि शक्ति हमेशा हिंसा पर ही आधारित हो, वरन शक्ति विश्वास, निष्ठाएं, आदत और निष्क्रियता पर भी आधारित हो सकती है। शक्ति का तो केवल यही अर्थ है कि दूसरे की नीतियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सके। राजनीतिक शक्ति के बारे में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। पहला, राजनीतिक शक्ति धारण करने वालों में उच्च अधीनस्थ संबंध प्रकट होना स्वाभाविक है। दूसरा, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततोगत्वा सामान्य जनता पर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात माननी होती है। तीसरा, राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, ना कि भौतिक संबंध। अब हम शक्ति के प्रकार के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। शक्ति के प्रथम प्रकार में हम देखते हैं कि राजनीतिक शक्ति है, अर्थात समाज के मूल्यवान संसाधनों को अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न समूहों के हित में या विभिन्न कार्यक्रमों में लगाने की शक्ति से तात्पर्य राजनीतिक शक्ति से है। इसके अंतर्गत विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के इन अंगों के क्रियाकलाप राजनीतिक शक्ति के औपचारिक अंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल, दबाव समूह व अन्य प्रभावशाली लोग भी सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें शक्ति के अनौपचारिक अंग कहते हैं। अर्थात राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत यदि हम देखें तो औपचारिक अंगों के अंतर्गत विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को रखा गया है, जबकि अनौपचारिक अंगों के रूप में राजनीतिक दल, दबाव समूह व अन्य प्रभावशाली लोग जो सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं उन्हें रखा गया है। आर्थिक शक्ति के रूप में यदि हम देखें कि शक्ति का क्या अर्थ है, तो आर्थिक शक्ति से तात्पर्य है धन, संपदा, उत्पादन के साधनों व दुर्लभ संसाधनों के स्वामित्व के बल पर निर्धन लोगों या निर्धन राष्ट्रों के जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति से है। अर्थात धन, संपदा, उत्पादन के साधनों या अन्य दुर्लभ संसाधनों पर जिनका स्वामित्व होता है वो इन संसाधनों के बल पर निर्धन लोगों या निर्धन राष्ट्रों के जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण रखते हैं। तो ऐसी शक्ति को आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है।
एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो उदारवादी देशों में पूंजीपतियों व धनिक वर्ग द्वारा सार्वजनिक नीतियों व निर्णयों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जाता है। भारत के संदर्भ में भी यदि हम देखें तो वाणिज्य और जो उद्योग मंडल हैं वो अत्यंत संगठित हैं और साधन संपन्न हैं। ये अपने प्रभाव का उपयोग अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। बड़े बड़े पूंजीपति राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं और बदले में वो उनसे अपने अनुरूप नीतियां बनवाते हैं ताकि उन्हें आगे चल के भविष्य में वित्तीय लाभ हो सके। विचारधारात्मक शक्ति को के बारे में यदि हम बात करें तो विचारधारात्मक शक्ति किसी शासन या व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है या उसे वैधता प्रदान करती है। किसी भी समाज में शासक वर्ग सर्वोत्तम शासन प्रणाली के बारे में कुछ विचारों को बढ़ावा देते हैं जिन्हें हम राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। ये राजनीतिक शक्ति को वैधता प्रदान करने के साधन के रूप में काम आती है। अर्थात विचारधारात्मक शक्ति किसी भी शासन या व्यवस्था को वैधता प्रदान करने का कार्य करती है और विचारधारात्मक शक्ति के आधार पर ही शासक वर्ग सर्वोत्तम शासन प्रणाली के बारे में कुछ विचारों को बढ़ावा देते हैं जिन्हें हम राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्ति राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति के रूप में स्पष्ट की जाती है। अब हम देखेंगे कि शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। शक्ति के स्रोतों को यदि हम देखें तो पहला है नॉलेज। ज्ञान शक्ति का प्रथम स्रोत है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रतिबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति के साधन बन सकें। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन तत्वों में से किसी एक की भी कमी शक्ति के समस्त रूप को अकार्यकुशल बना सकती है और उसे पूरी तरह नष्ट कर सकती है। हम शक्ति के दूसरे स्रोत के रूप में देखें तो वह है प्राप्तियाँ। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व, सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। संगठन विभिन्न प्रकार के प्रतिद्वंद्वात्मक इकाइयाँ आपस से मिलकर संघ बना लेती हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग के मजदूर संघ, व्यापारिक संघ इसके उदाहरण हैं। शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ यदि हम देखें तो राज्य है, क्योंकि राज्य को हम शक्ति के सबसे प्रभावशाली अंग के रूप में देखते हैं। आकार किसी संगठन का बड़ा आकार उसकी शक्ति में वृद्धि करता है, परंतु सदैव ऐसा नहीं होता। कई बार राजनीतिक संगठन अपना आकार घटाने के लिए शुद्धि आंदोलनों का सहारा लेते हैं जिससे वह अंतर विरोधों से दूर रह सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शक्ति के स्रोत हैं उसमें ज्ञान, प्राप्तियाँ, संगठन, आकार अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे राजनीतिक जीवन में शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और सभी निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के बिना राजनीति अधूरी है। शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, सुरक्षा स्थापित नहीं की जा सकती। इसलिए शक्ति को राज्य की धुरी माना जा सकता है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।